नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। स्वागत है आप सभी का भारत 24 के पॉडकास्ट में। आज हम जिस व्यक्तित्व से बात करने वाले हैं, 90 के बिहार के दशक में बहुचर्चित चेहरे रहे हैं वो। अच्छा, बेखौफ अंदाज है और उनके लिए कहा जाता है कि रौबदार चेहरा है। किसी के लिए वो रॉबिन हुड हैं तो किसी के लिए वो दबंग हैं। 37 साल का राजनीतिक करियर है और जब पहली बार विधायक बने तब भी निर्दलीय और अभी जब सांसद बने तब भी निर्दलीय। एक समय वो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे, आज अदावत है, लेकिन आजकल राहुल गांधी की जय जयकार कर रहे हैं। आज उनसे समझेंगे कि जो आने वाला बिहार का चुनाव है उसमें वो बिहार को कहां देखते हैं, आगे की सियासत को कहां देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण खुद को कहां देखते हैं। स्वागत है पप्पू यादव जी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। शुरुआत में आपसे ऐसे करना चाहूंगी कि जो राजेश रंजन थे वो पप्पू यादव कब बने और क्या जरूरत पड़ी? वो तो हम बच्चे में हमारे चाची माँ ने रख दी थी नाम जी। गोदी में। जब हम खेलते थे, थोड़ा सा बड़े थे, तो कोई कुमार साहब रख दिया नाम। हमारी माँ कुमार साहब कहती थी। कोई हमारी बड़ी माँ थी, मम्मी, उन्होंने कहा पप्पू प्यार से रख दो, तो सब पप्पू कहने लगे। राजेश रंजन मेरा नाम आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के जो धर्म गुरु हैं थे और हम लोग के जो आदर्श भगवान परमपिता बाबा, उन्होंने मेरा नाम राजेश रंजन, रन को जीतने वाला राजेश रन, मतलब आप वो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर पप्पू यादव क्यों ऑप्ट किया? कल आपने पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे आप, तब भी वहां पर उर्फ करके राजेश रंजन आ रहा था। पप्पू यादव आपको नाम है राजेश रंजन एलियस पप्पू यादव। जी जी। तो घर का नाम, अब लोगों ने इसी नाम को ज्यादा लोकप्रिय हो गए, लेकिन राजेश रंजन हमारे आदर्श से, हमारे बिल्कुल इमोशंस, हमारा घर का नाम इमोशंस पप्पू है, लेकिन हमारा जो आइडियोलॉजिकल है, हमारा जो आदर्श है ह्यूमन, वो राजेश रंजन। एक और बदलाव है, पहले आपकी छवि थी बाहुबली वाली, अब हो गई जनसेवक वाली। नहीं, दबंग आप थे ही नहीं। दबंग तो निडर, नफरत होता है। निडर नहीं, बेखौफ। एक बात आप जानिए ना, सुकरात सच बोलते थे, जहर दे दी गई। कबीर विद्रोही थे और इंसान के अलावे, मानवीय मूल के अलावे कोई बात चर्चा नहीं करते थे। तो उनके साथ क्या हुआ? जब कभी सच्चाई सामने में आती है, सच सुनना बहुत कष्टप्रद है, सच बोलना भी बहुत कष्टप्रद है। कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा, वृंदावन गया। शिव को जहर पीना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना आना पड़ा, हजरत हुसैन को नमाज के वक्त कुर्बानी हुई, गुरु गोविंद सिंह साहब के चारों बच्चे चिनार में चुने। हम तो एक आम आदमी हैं, जिसको आप गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। क्या इस सोसाइटी ने, समाज ने उसको छोड़ा? बुद्ध को छोड़ा? बुद्ध को भारत से बाहर जाना पड़ा, पत्थरें चली, यातनाएं सही। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया कि नहीं लटकाया गया? साईं बाबा को क्या हुआ? दुनिया में जो जो इष्ट बने, आनंद मूर्ति जी को जहर दिया गया। जब आप, वो तो आध्यात्मिक युग था, अब तो भौतिक युग में हम हैं। दूर दूर तक कहीं से भी विचारों का रिश्ता नहीं है, सांस्कृतिक रिश्ता नहीं है, मूल्यों की नहीं है, आदर्श की नहीं है, नैतिक मूल्यों की नहीं है, नव मानवतावादी सोच की नहीं है। तो ऐसे समय में जहां पर सब चीज का राजनीतिकरण हो जाए, ह्यूमैनिटी का कोई मतलब नहीं बचे, मानवतावाद का कोई मतलब नहीं है, वसुधैव कुटुंब से कोई लेना देना नहीं,
सर्वधर्म संभाव से लेना देना नहीं, सार्वभौमिकता का कोई दर्शन नहीं, मानव कल्याण का कोई मतलब नहीं, पिक एंड चूज। वहाँ पप्पू यादव जो आनंद मार्ग स्कूल का एक भरा हुआ व्यक्ति, जिला स्कूल का टॉपर, ह्यूमन राइट्स से लेकर के डिजास्टर मैंने बैचलर किया इग्नू से, और डीएस कटिहार कॉलेज के प्रोडक्ट रहे। अब एक ऐसा परिवार से हम आते हैं जो बहुत कम फैमिली होता है देश में, एक अच्छे जमींदार परिवार से हम आते हैं, बड़े परिवार। जैसे तो हमको आप दबंग बना दीजिए, कभी बाहुबली, ये मुझे समझ में नहीं आता। पर आप चर्चित रहते हैं किसी न किसी वजह से। नहीं, हम चर्चित। अच्छा, एक बात बताइए, सभी लोग जो अभी मुख्यमंत्री हैं इन पर 5-5 केस, हम पर तो 90 के बाद लालू यादव जी से कुछ वैचारिक चीजों के बाद हम बाहुबली हो गए भैया। 5 बार हम अवार्डेड एमपी हैं, और सबसे ज्यादा सदन में डिबेट और क्वेश्चन में हम भाग लेते हैं, सबसे ज्यादा। और 7 बार संसदीय जीवन में, 5 बार 6 बार इंडिपेंडेंट जी, 1 बार निर्दलीय, नहीं पार्टी से। तो 6 बार निर्दलीय कोई दुनिया में बना हो, हमको आप बता दीजिए इतिहास में। तो वर्ल्ड के हिस्ट्री में 6 बार कोई सांसद एमएलए बना ही नहीं इंडिपेंडेंट। पप्पू यादव को जनता ने बेटे की तरह स्वीकार भी किया और हमें प्यार भी किया और अपने बच्चों की तरह पाला। पूर्णिया की धरती हमको बच्चों की तरह, मतलब कर्म की धरती, जन्म भी मेरा पूर्णिया ही हुआ, घर मेरा मधेपुरा है एक ही। तो आप इसको अंदाजा कीजिए, सुपौल से मैडम सांसद रही, मधेपुरा से हम 2 बार सांसद रहे, 4 बार हम पूर्णिया से 5 बार रहे। तो ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई पार्टी। तो हमको आप जरा बताइए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जात का जिक्र किया। अब बिहार की राजनीति में मेरे एक सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल, क्या आज भी जब हम इस दशक में हैं जहां पर हम बात करते हैं एआई की और तमाम चीजों की, आज भी बिहार की राजनीति जाति और परिवारवाद में फंसी हुई है या अच्छा, नहीं? एक बात बताइए, आपका कॉन्सेप्ट ही बड़ा विचित्र है। आप न बिहार को जाने ना ये देश को जाने। सबसे ज्यादा इस देश में सामाजिक विद्रोह कहाँ हुआ, सांस्कृतिक विद्रोह कहाँ हुआ? साउथ में। पेरियार जन्म कहाँ लिया? साउथ, तमिलनाडु। सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जन्म कहाँ लिए? बाबा साहब अम्बेडकर जन्म कहाँ लिए? राजस्थान में छुआछूत के कारण, राजाशाही के कारण कितने घटनाएं घटी। रक्त चरित्र, रक्त जो पिक्चर आया, रक्त रंजित, वो पिक्चर कहाँ पर बनी? साउथ के आधार पर। लिंगायत और बहुलिंगायत कहाँ पर है? तो मराठी और गैर मराठी, गुजराती और गैर गुजराती, साउथ नॉर्थ, हिंदी और गैर हिंदी। बिहार में तो विक्रमशिला था, नालंदा था, चाणक्य था, वैशाली था, अर्थ के शास्त्र क्या कहते हैं, मगध थे, राजा अशोक थे, आर्यभट्ट थे, विश्वामित्र थे, कर्ण थे, राजकवि दिनकर थे, विद्यापति कवि थे, रेणु जी थे, राजेंद्र और प्रथम राष्ट्रपति बने। आप उठा करके देखिए शेरशाह सूरी, आपको लगेगा कि बिहार को जातीय उन्माद, बिहार को पॉलिटिकल चीजों में आप हमेशा देखें, पॉलिटिकल एनो से देखें। बिहार के नेताओं ने बिहार का जातिकरण किया होगा, बिहार के लोगों ने नहीं किया। पर वोट तो जातिकरण, जाति पे ही पड़ते हैं। अच्छा, मतलब मेरा सवाल आपसे ये है, प्रदेश में बिना जाति के वोट पढ़ते हैं, पर मैं बिहार में चुनाव है तो मैं ये समझना चाहती हूँ। एक तो आप हमको पहले दबंग भैया, हम हाथ जोड़ते हैं जी, जो
एक बड़े परिवार का एक बच्चा है, एक लड़का है, जो जिंदगी में जिनको जनता ने 7 बार अपने बेटे और सेवक के रूप में एक्सेप्ट किया, तो और भी लोग हो जाते। यदि इन लोगों को दल से हटा दीजिए, मोदी जी को, अमित जी को, किसी भी लोगों को, तो हमको चुनाव जीत के दिखा दे। सर मैंने या अकेला गठबंधन लड़के पप्पू चुनाव जी, जीत के- दबंग मतलब होता है निडर, बेखौफ, मैं खुल के काम मुझे- करने वाले। मैं सच्चाई के साथ चलता हूँ। तो वो व्यक्ति मुझे दबंग डर है। नहीं है, मुझे डर नहीं है। और बिहार को जाति के आईने से मत देखिए। तो फिर मुझे आप ये बताइए, बिहार को लालू यादव के साथ, लालू यादव को या उनके बेटे को पप्पू यादव से क्या दिक्कत थी? जाति का बिहार issue? को इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत थी, और हम हमेशा पॉलिटिकल फ्रीडम देते गए। कश्मीर को पॉलिटिकल फ्रीडम की जरूरत थी, हमेशा इकोनॉमिकल चीजें देते गए। तो इसीलिए इसको, बिहार के राजनीति को, हमसे किसी को दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को एक बेबाक आवाज, सच बोलने वाला व्यक्ति तो डर लगता है। से कहीं ना कहीं गिल्टी होती है, कॉम्प्लेक्स होता है। हम डर सब नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। अब हम 1 रुपया नहीं तनख्वाह उठाते, कुछ नहीं करते हैं, सब कहीं दशरथ मांझी को जाता, कहीं 10,000 रुपया जब से कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। आप इसको उठाइए, इसको आप देखिए। मुझे आप एक हर बार, दिन लोगों की मदद करते हैं। कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसकी मदद पप्पू यादव नहीं करता। कॉमन। हाँ, तो आपको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। भैया, मुझे मसीहा नहीं बनना है। हम एक अच्छा इंसान बन के रहें इस देश में, भगवान इसी पर हम पर कृपा करें। हमको मसीहा और नहीं बनना है। आपकी राज्य, हमको जाति का कुछ दाग ना लगे, और इंसान बने, यही मेरे लिए काफी है। सर फिर एक बार मैं समझना चाहती हूँ, बिहार को समझ लेते हैं। पहला और सवाल, लालू यादव जी को तो हम विपक्ष का नेता बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, 11 विधायक को देके हमेशा साथ रहे। लालू यादव जी से मेरा कभी कुछ नहीं रहा, कभी, अभी भी नहीं है आज भी न है, न रहेगा। उनके बेटे से? क्योंकि आपने एक बयान दिया है, उसमें ये कहा है कि अगर तेजस्वी यादव बनते हैं तो या तो मुझे मरवा दिया जाएगा। ये बात मैं आपको कोट करके बताती हूँ। आपने ये कहा, सुनिए ना क्या कहा। जी, अमीश देवगन ने हमको कहा, राहुल जी क्या डंडा मारेंगे चुनाव आयोग? हमने कहा आप उसके पैर के धूली हैं। हमको कहता आप इतना स्ट्रांग बात करते हैं, तेजस्वी जी तो आपको चढ़ने नहीं दिए, अभी आपको उतार दिए, उतार दिए। कल मुख्यमंत्री बनेंगे तब आपका क्या हाल होगा? तो हम बोले वो मुख्यमंत्री बन जाए, एनडीए को हराना और इंडिया को जिताना मेरा पहला लक्ष्य और विचार है। तो और उसके बाद यदि हमको बिहार छोड़ना पड़े या कोई भगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा विचार, मेरा लक्ष्य एनडीए को हराना है। आप पप्पू तेजस्वी यादव को, जी। तेजस्वी यादव से कोई परहेज नहीं है, सवाल नहीं, कोई परहेज नहीं है। कोई परहेज। वो मुख्यमंत्री बने तो आप वोट पड़वाएंगे बूथ राहुल पर। गांधी जी का निर्णय हमें स्वीकार होगा। उसके बाद चाहे गठबंधन जो निर्णय लेंगे उससे मैं अलग नहीं। आपने मेरा ट्रेलर, है कि हम राहुल गांधी के विजन पे ही लड़ेंगे, तभी हम इंडिया गठबंधन जीत सकते हैं और एनडीए को हरा सकते ठीक है, हैं। राहुल गांधी का विजन ही हमारे जीत का गुरु मंत्र होगा, मूल मंत्र होगा। चाहे उसके लिए आपको बिहार छोड़ना पड़े। अभी आपने ट्रेलर देखा कि मंच पे आपको नहीं चढ़ने दिया, तब आपको सर मुद्दा ही नहीं, गलत है। क्या हुआ था सर? अच्छा एक बात बताइए, पप्पू यादव आज के डेट में पूरी दुनिया उसको बेटा और सेवक मानती है। कोरोना में हमारी जबरदस्ती गिरफ्तारी हुई तो पूरी वर्ल्ड रिलीज पप्पू यादव हैशटैग चलता रहा। आप समझिए इसको। मेरी गिरफ्तारी बहुत दुखद हुई और बहुत बुरी परिस्थिति में। आप जनसेवा कर रहे थे, पर आप पे वो और पैसों का भी दूसरी सवाल चीज, उठा सर। पानी में, बाढ़ में, तूफान में, एम्बुलेंस से पहले हर घटना में आप हवा से पहले पप्पू यादव जाता है। हमें अपने नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने 6 बजे से बंद रखा था, और हम अपने नेता
कि इंतजार में हजारों हजार लोग कांग्रेस का झंडा लेके खड़े थे। जब हमारे लीडर ऊपर चले ही गए तो पप्पू यादव की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं लगता। सिर्फ आप चढ़ तो रहे थे। नहीं, हम गिर गए थे, हम सच बोल। देखिए, आपको लगता है कि पप्पू यादव झूठ बोलेगा? जो हमने देखा तस्वीरों में कि आप चढ़ रहे कोई थे, नहीं नहीं चढ़ हुआ रहे तो आप थे। गिर गए, फिर आप नहीं। बाहर आ गए। हम जब उठ रहे थे तो सिक्योरिटी ने हाथ दिया उठाने। अच्छा, उसके बाद के तेजस्वी जी का फोन आया, राहुल नहीं। जी माफी, किसी गलती हुआ कुछ? क्यों तेजस्वी जी हमको फोन करेंगे? और हम अपेक्षा भी नहीं रखते हैं कोई हमको फोन करे। हमें किस पर आप चुनाव जिता के मुख्यमंत्री बना देंगे उनको। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव जिता देंगे या हम मुख्यमंत्री बना। वोट डलवाएंगे। हम इंडिया गठबंधन के लिए काम करेंगे, एक वर्कर, और अपने राहुल गांधी जी अपने नेता के विजन के साथ काम करेंगे। और मेरा नेता का विजन ही इंडिया को जिताएगा, कोई और नहीं। तो एक और जब गठबंधन चुनाव के बाद जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ। ठीक है सर, बिहार की राजनीति में हम बहुत सारी चीजों पे SIR पे बात करेंगे, जाति पे करेंगे, नई नई योजनाओं पे करेंगे, लेकिन पहली चीज जो बेसिक प्रॉब्लम है पलायन को लेकर। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर ये कहते हैं कि उनको वापस लाइए, बिहारी जो लड़के हैं, जो लोग हैं, काम करते हैं, दिल्ली में कर रहे हैं या बॉम्बे में, तो ये कहा जाता है कि वहां का इकोसिस्टम खराब होगा। पलायन के लिए आप भी RJD के साथ एक समय थे जब कांग्रेस भी सरकार थी, एक लंबा दौर रहा, या विचारधारा की बात कर ले, और अब नीतीश कुमार इतने लंबे समय रहे, पलायन के लिए कोई क्या ठोस काम कर ही नहीं रहा? मैं कभी भी RJD के साथ लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, जब रामविलास जी, नीतीश जी, शरद जी, मुलायम सिंह, सभी जी लालू यादव जी के साथ थे। हम कर्पूरी जी के समय से हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम ह्यूमन नेचर के लिए जाने जाते हैं, हम सर्विस के लिए जाने जाते हैं। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता इंसान और इंसानियत के लिए खुलता रहता है। वो परिवार और सर, एक उम्मीद हूँ, मैं एक सपना हूँ। मेरा पलायन पर मैं आज नहीं, शुरू से लड़ रहा हूँ। मैं पहले ही बोला, इकोनॉमिकल, आर्थिक आजादी की जरूरत थी बिहार को। बिहार में 40% चीनी हम भारत को देते थे, एब्सोल्युटली। आज हम 4% देते। कहाँ गई मिलें सर? मैं वही बात तो कह रहा हूँ। 9 चीनी मिल है, पहले 40 थी, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। सबसे ज्यादा गल्फ का पैसा बिहार आता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा गरीब हम ही हैं। हमें बैंक कोऑपरेट तक नहीं करती है। सर बंद भी तो हुआ उस समय में। नहीं सर कैसे मिलें बंद हुई सर? 90 के बाद। 90 के बाद जी, 90 के पहले कुछ बंद हुई, 90 के बाद तो सर फैक्ट्रीज आना बंद हो गई, जंगल राज था। नहीं नहीं नहीं, जो सॉल्यूशन हमने सही नहीं निकाल पाए। हमें काम करनी चाहिए थी। जब मनमोहन सिंह जी के समय 14 में एक आर्थिक क्रांति आई जिसमें न्यूक्लियर डील भी आया, राजीव गांधी जी के समय पंचायती राज व्यवस्था आया, कंप्यूटराइज आया, और राजीव गांधी जी ने ही, आपको आश्चर्य होगा कि गांव तक के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा पहुंचा। और इकोनॉमिकल कोलैप्सन जब आया तो ये जो रोड, सड़कें आप देख रहे हैं, ये मनमोहन सिंह जी के समय की है। परमाणु का करार अमेरिका से मनमोहन सिंह जी के समय में भी, न्यूक्लियर करार, ये भी भूल जाएंगे आप। सर सवाल ही नहीं है, ये सब याद है। बिहार को क्या मिला? सुन तो लीजिए, बिहार के पाले में कभी कुछ आया ही नहीं। बिहार, और अगर हम आंकड़े भी देखते हैं सर, तो NDA की सरकार में कम से कम लूटपाट बंद हुई, महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा। अभी की बात में आऊंगी, नहीं, अभी क्या आऊंगी, मैं एक दौर की बात कर रही हूँ। लालू यादव के समय में महिलाओं का आप केस दिखा दो सर, आप दिखा दो। 6 बजे बाद बच्चियां पढ़ने नहीं जाती। चैलेंज है सर, चैलेंज है सर, उठा लिया जाता। कभी लड़कियों और औरत महिलाओं का पर चैलेंज है। आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के दौर में महिलाएं सेफ थी? महिलाएं सेफ थी या नहीं, अनसेफ नहीं थी। अनसेफ अपहरण होते थे, अब मैं आ रहा हूं ना, फिरौती होती थी। मैं आ रहा हूं ना। लालू यादव जी के समय में एक राजनीतिक चेंजिंग आया जिसमें ये घटनाएं बढ़ी। इकोनॉमिकल
चीजों के लिए भूख जगी और घटनाएं बढ़ी। इसकी वजह थी राजनीतिक संरक्षण, नहीं, सीएमओ नहीं। सीएमआर से फोन आना। सवाल नहीं उठता, मरते दम तक नहीं। मैं नहीं मानता, मैं झूठ फूस नहीं बोलता, मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूं। मैं कह रहा हूं घटनाएं बढ़ी। जी, चाहे वो नरसंहार तो पहले से था, ऐसा तो था नहीं कि लालू यादव के समय में नरसंहार। माले और रणवीर सेना, लोरिक सेना, क्या क्या सेना, नक्सल, ये तो बहुत शुरू से था, कोई नई नहीं थी। नक्सल भी पहले से था, और लालू यादव आए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का मामला बढ़ा। बैकवर्ड दलित को लगा कि हमारी सरकार आ गई, हमारी भूख जगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकल चीजों की ओर बढ़ा, तो घटनाएं बढ़ी, अपराध बढ़े। छोटी और बड़ी, अपराध थोड़ी बढ़ी। उसको कंट्रोल करने की जरूरत थी, हम देर हो गया कंट्रोल करने में। एजुकेशन पर जरूरत थी, देर हो गया। लेकिन सरकार में यही देर तो हाँ, मतलब फेलियर होता है। मेरा सवाल इसलिए है, शहाबुद्दीन का दौर सबको याद है, आज भी सर डर लगता है इसी बात, और आज शहाबुद्दीन की जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। नहीं, शहाबुद्दीन जी का देखिए, मैं शहाबुद्दीन को मैं समझना चाहती हूँ। जी जी जी। लेकिन शहाबुद्दीन को आप जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया वो भी नहीं। तो शहाबुद्दीन को प्रस्तुत करेंगे और लोग को क्या करेंगे? आनंद सिंह जी को, गोपालगंज के पांडे जी को, प्रभुनाथ भाई को, खाली उनको बोलेंगे? उनको सुनिए ना मेरी बात, हम वही तो कह रहे हैं, हम वहीं आ रहे हैं। एक बात तो है नहीं, अभी जो आप बालू माफिया को मिनिस्टर बनाए, 16 सालों तो एनडीए की सरकार है, 4 साल तेजस्वी डिप्टी सीएम रहे। इस 16 साल में क्या क्या किया? पर कैपिटा इनकम कितना है? मैं लालू यादव जी को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके रीजन में इकोनॉमी फैक्ट्री को आना चाहिए, नहीं आया। एजुकेशन और हेल्थ को बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा। सामाजिक न्याय पर उनका ध्यान रहा, लेकिन अन्य चीजों पर ध्यान नहीं रहा। वो भी धीरे धीरे नीतीश कुमार जी लोग अलग हुए तो सामाजिक न्याय का रिदम टूटा। अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित हो गया, माय हो गया। लालू यादव जी 15 साल रहे, 20 साल तो नीतीश जी भी रहे। पर कैपिटा इनकम 63,000, चंडीगढ़ का 2,14,000, बम्बई का 2 लाख से ऊपर, गोवा का 2 लाख से ऊपर, और हमारा 30। तो आप 16 साल से हैं कि नहीं? तो एक बीच में आपने बीच का वो दौर जब देखा, जब नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ थे, उस समय कोई बदलाव देखा था कि हाँ अब बिहार में कुछ अच्छा हो सकता है? उस दौर में आपको क्या लगता है? आप एक बात बताइए, आप ही दोनों बात कहते हैं, समझना चाहते 16 साल एनडीए रही ना भाई, कि नहीं? तेजस्वी भी रहे बीच और में, लालू यादव जी भी मंत्री रहे। तो लालू यादव के रीजन में फैक्ट्रियां भी गई, 4 फैक्ट्रियां गई जब रेल मिनिस्टर थे। छपरा के 2, पूर्णिया, आप उठा पूर्णिया कहते हैं, मधेपुरा। देखिए बहुत खामियां रही सर। वो कन्विक्टेड है करप्शन में भी, कन्विक्टेड है सर, चारा घोटाले में कन्विक्टेड नहीं। देखिए ना, लालू यादव को चारा घोटाले में फंसाया गया, कौन नहीं लूटा? कागजात हैं सारे। नहीं है कागजात सर। तो कन्विक्टेड कैसे हैं सर? आप जुडिशरी पे भी सवाल करें। सीबीआई को प्रेरित करके उस केस को बनाए। आप समझिए मेरी बात। मैं फिर कह रहा हूं कि लालू यादव की 100 कमियां हैं, एक गुण है, वो गुण है उनके रीजन में समाज के जो लोग हैं ना, वो ताकतवर हो जाते हैं, राजनीति में आगे बढ़े। सिर्फ यादवों को आगे बढ़ाना। सारे जात, आज नीतीश कुमार जी हैं तो कर्पूरी जी के बाद यदि ये लोग नीतीश लालू जी
एक होकर के बढ़े तो उसी के कारण है। रामविलास जी लोग सब लोग एक होकर बढ़े तो कर्पूरी जी के कारण है, जगदेव बाबू के कारण है। आज जो सरकार है वो साथ से ही अलग हुए ना भाई, भूख तो वही ना जगी। कर्पूरी जी जगदेव बाबू लड़े, लालू जी आए तो भूख बढ़ी, फिर वो भूख जगती रह गई। और अब बिहार में 40 दशक तक ईबीसी एसटी एससी मुख्यमंत्री होंगे। तो दूसरे आपने नहीं हो कहा सकते। कि जातिवाद से बियॉन्ड राजनीति नहीं है वहां की, भैया कहीं नहीं है, बिहार में भी नहीं है, नहीं कहीं नहीं है, विकास की नहीं है। नहीं सवाल नहीं। तो युवा भी जब वोट इस करेगा, कंट्री में विकास पर वोट नहीं पड़ सकता, डेवलपमेंट पर वोट नहीं वोट डेवलपमेंट पर वोट एक ही बार पड़ा है, मनमोहन सिंह जी के समय, दोबारा जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी को पुलवामा के कारण वोट पड़ा। तो एक फिर मुझे बताइए, जो अभी एनडीए में जो ये बात हो रही है कि मखाने बोर्ड बना दिया गया, विकास हुआ, पुल बने, सड़क बनी, सर ये क्या है वहां पर? पुल और सड़क तो पूरी दुनिया में 6 लेन कई चीजें बनी, वैश्विक स्तर पर मखाना, बिहार का मखाना होता है, वो लेके जाते हैं वहां विदेश तो यात्रा में। फैक्ट्री नहीं बनी आज तक, क्या बोल रहे हैं? 98-97% मखाना पूर्णिया और कोसी सीमांचल में, एक फैक्ट्री नहीं लगी। मक्का सबसे ज्यादा मेरे यहाँ, फूड प्रोसेसिंग मेरे यहाँ, मछली मेरे यहाँ, दुनिया की सबसे ज्यादा नदी मेरे यहाँ, ये सीट मेरे यहाँ होती थी, ये खत्म हो गई। आप समझिए तो सर बातों को। एक बात और, मैं अब 16 साल की वजह से ये सब खत्म हुआ, या ये जो सब हुआ नहीं नहीं, दौर था पूरा? 15 साल पहले 16 साल। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरा विशेष राज नहीं मिली, हम्म। विशेष पैकेज नहीं मिला, पलायन लगभग 3 करोड़ से ऊपर, जिस पे अभी कोई रोकथाम नहीं है, बड़ा। और ना आगे लालू होगी। यादव के रीजन में लगभग 1.5 करोड़ पलायन थे, 1.25 करोड़, और नीतीश जी के 20 साल में लगभग 3 करोड़ हो गए। पलायन बढ़ी, रोकने पर कोई मतलब नहीं रहा। एजुकेशन कोलैप्स हुआ, हेल्थ की घरें बनी, डॉक्टर नहीं है, या किडनैप हो जाते हैं। नहीं भैया वही बात कर रहे, घटना तो बढ़ी, इच्छा शक्ति और नियत ना हो। आज राहुल जी ने कहा ना कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है इस गवर्नमेंट, ना उसको थी ना इसको है। पॉलिटिकल विल पावर अभी भी नहीं। तो फिर बहुत महत्वपूर्ण इस समय बात आती है कि बिहार को क्या जरूरत है और किसकी जरूरत? बिहार को जरूरत है जो भ्रष्टाचार को मिटा दे। बिहार को जरूरत है कि हम टैक्सेस को कम, किस तरह उदारीकरण को लाने के लिए टैक्सेस को कम करें, बिजली की गारंटी दें। वो तो दे रहे हैं नीतीश जी, नहीं 125। नहीं, वो अलग चुनावी वादा है, सब पहले भी बहुत वादे हुए। हाँ, तो बिहार को जरूरत है फैक्ट्री आने के लिए उसको टैक्सेस, उसको किसी भी तरह की गवर्नमेंट या पदाधिकारी, इजी क्लियरेंस में अपराधी माफियाओं का कोई मिटा देना पड़ेगा। टैक्सेस का डर ना हो, उसको किसी पदाधिकारी का डर ना हो, किसी नेता का डर ना हो, वो आजादी के साथ काम करे। बिहार के लिए अपार संभावना है। हमारे यहाँ आईटी की जरूरत है, हमारे आईएम की जरूरत है, हम बेहतर कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज की भी जरूरत है। इंडस्ट्री अब सर एक, फिर आप जिन राहुल गांधी की आप लगातार तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी अडानी जी के खिलाफ संसद, सड़क, हर जगह बोलते हैं, आपकी इंडी गठबंधन उनके साथ नहीं होती है इस मामले में। अब सर फर्ज कीजिए सरकार आ गई राहुल जी के साथ, आरजेडी या राहुल जी आप सबकी सरकार आ गई, तो क्या अडानी की इंडस्ट्रीज लगाएंगे आप? अच्छा एक बात अब हमको बताइए, हम आपको पूछ रहे हैं, हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, राहुल गांधी ये कहाँ कह रहे हैं कि फैक्ट्री, अभी क्या तेलंगाना में फैक्ट्री नहीं लगी, क्या रोक दिया? तो फिर सर ये तो दोहरी बात हो गई। गुजरात में हम जाएंगे तो क्या अदानी जी की फैक्ट्री बंद हो जाएगी? महाराष्ट्र तो में मतलब हमारी सरकार, आरोप आप लगाएंगे लेकिन सहयोग भी लेंगे? नहीं, सहयोग लेने का क्या मतलब? आप हमारे पॉलिसी पर कोई भी काम करेगी तो वो अपना काम है। मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी ये कहती है। राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है कि भारत
कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और जो सरकार होती है वो किसी कैपिटलिस्ट से या किसी भी बड़े उद्योगपति कोई घराना हो ड्रिवन उससे गाइड ना हो। उनका अपना फ्रीडम है, हमें वो एक्ट ना करे, वो ना चला सकता। हम भारत में सारा लिबरलाइजेशन मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, इन किसके समय में आया? राजीव गांधी किसके समय में आया? अब हमको एक नाम बता दो नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार में एक सिंगल फैक्ट्री का नाम बताओ जो लगी हो, बताओ। सर हम आपको चैलेंज करते हैं, बताओ। घूम फिर के सर सबसे बड़ी बात यही आती है सर एक कि फैक्ट्री अब का जो नाम होगा बताओ। वो मखाने का एक बहुत बड़ा उद्योग मेरा बने, मखाना ही नहीं है ना, जो कि बिहार को हमारे वापस से यहाँ- अपनी हम- आन बान नहीं- शान नहीं वापस कर दिलाएगा। सकता। हमारे यहाँ मछली है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटन पर बढ़ावा देना पड़ेगा और 16 सालों में एक बार भी पर्यटन पर चर्चा नहीं होती है। हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। बुद्ध हैं, बिल्कुल, महावीर हैं, आर्यभट्ट हैं, विश्वामित्र हैं, सीता है, कर्ण है, वाल्मीकि है। आप जिधर जाइएगा उधर आपको चाणक्य है, मंडन मिश्र है, जिधर जाइएगा आपको उधर पर्यटन मिलेगा, वर्ल्ड हेरिटेज है। लेकिन बिहार के पर्यटन पर काम नहीं हुआ। बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ये कहती है कि हिंदू सेंटिमेंट के लिहाज से अगर बीजेपी अकेली आती है या दोबारा सत्ता में आती है, जैसे भी जो चल रहा है, तो गया को एक बहुत बड़ा सेंटर बनाएगी, बहुत काम होगा गया को लेकर। 11 साल से तो है ना, कौन रोका आपको? गया का एयरपोर्ट कांग्रेस, राजगीर कांग्रेस, कौन आपको रोका? विक्रमशिला नालंदा कांग्रेस, कौन रोका था? तो आप कह रहे हैं वैशाली की धरती को कांग्रेस, नवोदय कांग्रेस, सेंट्रल स्कूल कांग्रेस, कन्या विद्यालय कांग्रेस, कस्तूरबा कांग्रेस, IM कांग्रेस, IT कांग्रेस, जिला स्कूल कांग्रेस, अच्छा, कॉलेजेस कांग्रेस, BHU कांग्रेस, जामिया कांग्रेस, JNU कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस, सुई से परमाणु तक कांग्रेस। और नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। आप दिखा दो ना भैया, हम नीतीश जी की बात नहीं कर रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में हुई तो उसका 30% आप ये बिल्कुल नहीं मानते कि अपराध कम हुए नीतीश जी के आने से? बिल्कुल नहीं आप मानते। उठा के देख लो, आंकड़े तो कहते आप हैं। उठा के देख लो, 16 सालों से सबसे ज्यादा अपराध दिल्ली में। नहीं, हम वो सबसे जंगल ज्यादा राज अपराध 1 जंगल राज 2 कंपेयर करें तो नहीं, ये अभी महागुंडा राज। अच्छा, अभी महागुंडा राज। आप किसी से पूछ लो, अच्छा सर, एक चीज बताइए, नीतीश जी सरकार चला ही नहीं रहे। क्यों? सरकार बीजेपी चला रही है। सरकार वहां इंस्पेक्टर राज है, गुंडा राज से बड़ा इंस्पेक्टर राज है, पदाधिकारी का राज। और पदाधिकारी पूरे लूटने में लगे हैं। जमीन माफिया पदाधिकारी, बालू माफिया पदाधिकारी, नेता अपराधी, एक शराब माफिया पदाधिकारी, RWD में लूटो पदाधिकारी, भवन में लूटो पदाधिकारी। 37 साल से जनता आपको प्यार करती है, आपको जिता के ला रही है जैसे भी। ये नीतीश कुमार फैक्टर क्या है सर? उसके बाद में आगे सवाल नहीं, व्हाट इज नीतीश कुमार फॉर बिहार? सामाजिक सिविलाइजेशन, उच्च निखलता नीतीश जी में नहीं है। समझते बुझने वाले लोग, एक भले लोग हैं। उनसे आप हिंदू मुसलमान की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे उसको चुनाव राजनीति कर, जात पात वाली बहुत राजनीति नहीं समझ सकते। सिस्टम में वो करते हैं। EBC, हाँ, फिर उन्होंने महिला वोट बैंक खुद का अलग खड़ा किया। हाँ, है वो राजनीति, गुलाबी साइकिल दी। सब लोग करते हैं, वो भी किए। लेकिन आप नफरत की राजनीति नहीं कर सकते, आप इसको समझिए। मैं फिर कह रहा हूं कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार लूज किए हैं। कब? ये 7-8 सालों से। 7-8 पर सर 5 साल पहले तो वही आए। अच्छा, ये फैक्टर क्या है कि वो जहां जाएंगे वो जीतेंगे? देखिए, आप पता है परसेप्शन,
आरजेडी का परसेप्शन बनाया गया, लालू यादव का परसेप्शन बनाया गया। जितना कहा जाता है उतना है नहीं, और लालू यादव तो नहीं। धुआं है तो आग। देखिए, बिल्कुल मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लालू यादव के जो इर्द गिर्द कुछ लोग थे जिसने समाज को भी बदनाम किया, जाति को भी बदनाम किया। जाति गलत नहीं होती है, कोई समाज गलत नहीं होता। किसी जाति को किसी व्यक्ति के कारण आप गाली नहीं दे सकते। किसी धर्म, एक आदमी कोई आतंकवादी है या गलत है, उसके चलते पूरे कौम को आप गाली नहीं दे सकते, पूरे धर्म को आप गलत नहीं कह सकते। आप इसको समझ लीजिए। इसलिए आप व्यक्ति गलत था। लालू यादव के साथ यदि 40 लोगों ने लूटा तो जिम्मेदारी लालू यादव होगा। लूट तो नीतीश जी के भी साथ में। अच्छा। सभी, अभी ऋषभ सिंह भाग गए, सारे पदाधिकारी ने लूटा है। पटना में जो बाढ़ आया, ये बाढ़ नगर निगम तो सभी दिन बीजेपी के पास रही नीतीश जी में 16 सालों से। तो पहले पटना ही क्यों डूब जाता है? पदाधिकारी कौन थे? अभी पराशर है, आगे आनंद किशोर था। 20 साल 30 साल से यही लोग यहाँ रहते हैं, तो सब मिलके लूटता है। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एक परसेप्शन है, पर्सनल लाइकिंग। या तो ये लाइकिंग तो अभी भी हो सकती है, हाँ, 25 में भी लाइकिंग है, लेकिन अभी जो मानसिक स्थिति है जिसमें लोगों को लग रहा है कि अब नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे। लेकिन अभी विधानसभा में जब बोले तो फिट बोले एकदम। आप ये मेरी बात समझिए। आप कैसे समझ लिए? फिर बोलते तो हैं ही अच्छा, उनसे आप बहुत एग्रेशन की उम्मीद मत कीजिए। जी। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी उम्र के कारण पहले वाले नीतीश जी नहीं। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो कभी भी रेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन हम जाते थे उनको सुनने। नीतीश कुमार को हम सुनने जाते थे, हमें समझ आते था, बातें होती थी। लेकिन अब लेटली जिस तरीके से अपराध हुए, लेटली जैसा पूरा जुलाई जैसा निकला, तो नीतीश कुमार नहीं बोले। नीतीश कुमार जी, सर इसके पीछे कोई वजह मानते हैं आप कि क्यों नहीं बोल रहे? बोले तो नीतीश कुमार जी जब से सरकार चला है, नीतीश कुमार जी का परसेप्शन रहा, लेकिन इंस्पेक्टर राज रहा। ये आप समझ क्या होता है सर ये इंस्पेक्टर राज हुआ कि जो पदाधिकारी जिस गवर्नमेंट को चलाने लगे। पर ऐसे तो नहीं थे नीतीश कुमार। हाँ, है रहे। नीतीश कुमार एज ए मैन बहुत अच्छे रहे, ईमानदार है नीतीश कुमार। पार्टी ईमानदार नहीं है। अच्छा, नीतीश उसका मंत्रिमंडल ईमानदार नहीं है। नीतीश कुमार पर्सनली ईमानदार। ये मैं आपको जैसे लालू यादव को मैं बेईमान नहीं कह सकता, मैं पहले भी कहा। सर ये आप एक बड़े मैंडेट के खिलाफ जाकर एक नई बात कर रहे हैं। सर बेईमान नहीं कह सकते, ईमानदार नहीं कह सकते तो बेईमान नहीं कह सकते। दोनों बात ना हाँ, इसको समझिए। और नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार ईमानदार। अब सर नीतीश कुमार अगर आपको इस बार ऑफर दें कि आइए हमारे साथ, हम नीतीश कुमार जी के पर्सनल हमेशा साथ रहे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में पहला बार हम साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार जी जिस जगह हैं, वैचारिक रूप से जो मेरा इमेज है या जो रिश्ता है सीमांचल कोसी में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, वहां सेट नहीं कर पाता है बीजेपी। तो मतलब आपकी नीतीश कुमार की आपने तारीफ कर दी, आपने लालू जी की कर दी, और राहुल जी की तो कर ही रहे हैं। राहुल जी तो आपको बीजेपी से कंट्री में सच आदमी नहीं, बीजेपी से क्यों रहेगा? मैं गडकरी जी को अच्छा रेस्पेक्ट देता हूँ। विचारधारा से इशू, विचारधारा से है तो गडकरी जी आज भी धर्म की बात बोल दी, जबकि वहाँ धर्म का कोई बात नहीं। पर सर धर्म पूछ के ही तो मारा था सर। ना, सवाल तो धर्म की बात कैसे नहीं? सवाल नहीं उठता, धर्म पूछा ही नहीं था। सर कैसे नहीं पूछा? पहलगाम में आप ही कह रहे हैं कि धर्म पूछ के एकदम नहीं, किसी मात्र एक आदमी, उसके बाद सब ने कहा कि ये गलत, हिंदू मुसलमान फालतू बात कर रहे हैं। बच्चों ने कहा गलत। पहलगाम हमले में हम पहलगाम की बात कर रहे हैं जी, कोई धर्म नहीं पूछा गया। कि नहीं पूछा? नहीं आप ये कह रहे हैं सर, इतना देर किसको पता चलेगा? कपड़ा खोलो, हम जात देखेंगे। हम इतना देर 47 खड़ा रहेगा, जो वो बैठा रहेगा।
पहली महिला जिसके पति को मारा, उसने ये कहा ऑन रिकॉर्ड। जैसे एक महिला, एक उसके बाद 25, क्या कहा? तो फिर सारे बचाया कौन? पिट्ठू ने। एक मुस्लिम भाई मरे थे, नहीं, बाकी नहीं, सब हिंदू मरे हैं। जिस पिट्ठू ने बचाया था, एक पिट्ठू ने नहीं बचाया, सब सारे घोड़े और पिट्ठू वाले मिलकर बचाए। एक शहीद हुए जी, एक शहीद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो बचाए मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि धर्म के कारण उस महिला को बोलवाया गया। सर अब ये तो कहना, सर बोलवाया गया, बाद में वो नहीं बोली। मैंने उसके 5 इंटरव्यू सुने। सर बोलवाया गया तो 24 क्यों नहीं बोला ये बात? हमेशा आज प्रियंका गांधी ने बोली कि अमुक अमुक नाम बोल रही थी, इंडियन। प्रियंका जी इधर कह रहा हिंदू। इन्हें भारतीयों से भी नफरत है, इन्हें सिख से नफरत है, दलित से नफरत है, आरक्षण से नफरत है, जाति जनगणना से नफरत है, ओबीसी से नफरत है, ईबीसी। राहुल गांधी ने खुद ये माना कि मेरी सरकार से गलती हुई और अब बीजेपी करा रही है जाति जनगणना। तो सर अब इसके लिए आप राहुल गांधी ने लिख लो। तो अब ये जो जाति जनगणना की बात कही गई है, जाति जनगणना जो तेलंगाना में हुआ वो जाति जनगणना है, एक कॉलम बस ये कह रहे हैं। कॉलम बस, पर उससे आंकड़े तो आएंगे। देख लो ना क्या कर रहे हैं, आंकड़े तो आएंगे सर। भैया आंकड़े आने से राहुल गांधी कह रहे हैं इकोनॉमिकल, एजुकेशनल। तो आप ये कह रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है राहुल गांधी का ये कहना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर एक बात बताइए, इस देश में इतनी नौकरियां हैं और वो सब कुछ ओबीसी को दे दिया जाए। बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को सवर्ण से दिक्कत है, मतलब अब वो ओबीसी, वो कह रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना होगी, जाहिर तौर पे सभी की जनगणना होगी ना, एम्फेसिस तो ओबीसी पे है सर। 10% तो मिला ना, नहीं सभी की जनगणना है ना, पर हिस्सेदारी की बात तो ओबीसी के लिए होती जो है। जिसकी नहीं, क्यों? क्योंकि पता है सर ओबीसी की हिस्सेदारी ज्यादा होगी। राहुल गांधी तो ब्राह्मण है, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसने महसूस किया, समझा कि एसटी को क्या जरूरत है, एबीसी को क्या है, ओबीसी को क्या, उसने समझा और उन्होंने किया। अच्छा ये राजनीति का हिस्सा नहीं है सर? कौन? राहुल गांधी राजनीति का हिस्सा नहीं बना सकते किसी चीज को। तो राजनीति नहीं कर सकते। भैया मैंने उनको, आज के डेट में मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलने की हिम्मत और नहीं डरने की हिम्मत, बेबाक बोलने और लड़ने की हिम्मत सिंगल आदमी में कोई है तो राहुल गांधी। और बीजेपी में अटल जी के बाद कोई व्यक्ति सही माने में बीजेपी को समझने का प्रयास किया, वो गडकरी है। लेकिन इस देश के आने वाले युवाओं की उम्मीद, किसानों की उम्मीद, जो किसान में कोई जात तो नहीं होता। जब यूपीएससी बीपीएससी एसएससी की लड़ाई राहुल गांधी लड़ते हैं, वहां जात तो नहीं होता। लेकिन जाति जनगणना या सेकुलर फोर्सेस की बात होती है या आरक्षण की हिस्सेदारी की बात होती है 63% से ऊपर, तो फिर ये मुट्ठी भर लोग फिर विरोध शुरू कर देते। तो राहुल गांधी तो नहीं डरे, यदि डर जाते तो सच नहीं बोलते। पीएम राहुल गांधी जी सेकेंड बार जब मनमोहन सिंह जी बने थे तो राहुल गांधी जी चाहते तो पीएम बन जाते, और मनमोहन सिंह जी तो कहे भी थे कि मैं अस्वस्थ हूं, अब किसी और को बनाइए, आप खुद बनिए। तो नहीं बने, उन्होंने कंप्लीट रिफ्यूज कर दिया। तो उनके लिए तो पीएम की चेयर भी नहीं थी कुछ। आप इसको समझिए। सर आप लगातार कांग्रेस की इतनी तारीफ, राहुल गांधी की तारीफ अच्छा, हम क्या बीजेपी की तारीफ नहीं करते? वो भी मैं पूछ लूंगी अभी आपसे। लेकिन क्या हम राजनाथ सिंह जी के बारे में नहीं बोलते? सर फिर वही परसेप्शन, अगर मैं ये कहूं जैसा आप कहते हैं कि परसेप्शन है। राहुल गांधी तो नहीं बना,
राहुल जी ने तो कभी ड्रेस भेस नहीं बदला। पर राहुल गांधी कभी कारपेंटर बन जाते हैं। सर राहुल गांधी चाहते हैं, समझते हैं, खेत में जाते हैं। राहुल गांधी उसकी पीड़ा समझने जाते हैं। क्या मुद्दा है SIR सर? आप महाराष्ट्र को समझ लो, 5 बजे के बाद वोटिंग क्या हुई समझ लो, कितनी वोटिंग हुई। SIR क्या है? आप हमको एक बात बताओ, अरुण जेटली के लॉ मिनिस्ट्री के ऑर्डर को देखो कि वोटर लिस्ट कैसे बनता है। जब मर जाए या कोई 20 साल 40 साल बाहर चला गया, यहाँ नहीं है, या 2 जगह कहीं नाम है, 2 कंट्री या 2 जिला या 2 स्टेट में, ठीक। 6 महीना पहले हर साल वोटर लिस्ट बनता है, काम होता है। चुनावी साल में 6 महीना पहले 1 साल काम होता है। वोटर लिस्ट बन गई, जिनका नाम हटना होगा हट गया होगा, जिनका नाम, जबकि 24 में जो वोट दिया उसका जनवरी में हुआ। आज सख्त आदेश क्या दिए कोर्ट ने, आज क्या कहा, आधार कार्ड एनी और डू, बोला कि नहीं? बोलिए ना। हाँ बोला ना सर। तो ये क्या है? तो फिर आधार कार्ड कौन लाए? मनमोहन सिंह। और आधार कार्ड को आइकॉन कौन बनाया? नरेंद्र मोदी। हाँ, यूनिक सारे लिंक से आइडेंटिफिकेशन जुड़ा, सब कुछ से जुड़ा। 84 करोड़ को अनाज 140 करोड़ में हम देते हैं। 92% का पर कैपिटा इनकम सालाना 1,14,000 है भारत का, 8 से 10 हजार के बीच में। बिहार का वो भी नहीं है। आप 11 सालों से मुख्यमंत्री इसी वोटर लिस्ट पे हैं, आधार कार्ड पे हैं। तब तो आप जो प्रधानमंत्री बने हैं 11 सालों से, नहीं, आधार कार्ड फर्जी बन रहे हैं लोगों के। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हो वो आधार कार्ड गलत था, तो आधार कार्ड तो शुरू से था, तो फर्जी बन गए। तो फर्जी दस्तावेज तो बनते आ रहे हैं। यही तो, फिर इसका दोषी कौन है? 16 साल से आपकी सरकार है, एक ही जगह तो नहीं बनी। गुजरात में 18 जिले में, यहाँ 3 जिले में। अच्छा, इस SIR से 37 जिलों में, ये दोषी कौन है? सर, अब आप ही लोगों ने ये कहा था ना कि ड्यूअल वोट पड़ता है, गफलत है। तो अब इस SIR में 2003 वाले वोटर तो 60% आ ही गए। मैं तो कह रहा हूँ 60% को 3.25 करोड़ वोटर का टोटल गेम है भैया, जो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि SIR जब 73% बाहर, तूफान, 3 करोड़ लोग बाहर, साल भर में आप नहीं कर सके, कि 1 महीने में आपको पता चल गया कि 22 लाख लोग मर गए हैं और 35 लाख मिसिंग है, तो फिर आप, और 7 लाख लोगों का 2 जगह नाम है। ये 1 महीने में जब पूरा बाढ़ है, 3 करोड़ बाहर है, कितना चोरी करोगे भाई, कितना संस्थाओं को एपोटाइज करोगे, बर्बाद करोगे, आधार खत्म कर दोगे। आप 14% मैट्रिक मात्र किया हुआ है देश में, बिहार में 14% है। और पिता का नाम, जन्म प्रमाण पत्र किसके होते हैं भाई? इसीलिए आज डांट सुने। और आप जान लो, इस चीफ जस्टिस के रहते पूरा भरोसा और उम्मीद है इस देश को, और इतनी जल्दीबाजी नहीं थी। अच्छा, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि गड़बड़ रही तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आप इसमें अग्री करते हैं? तेजस्वी जी लीडर हैं, वो कह रहे हैं तो सभी लोग उस पर विचार करेंगे। आपका क्या विचार है सर? नहीं, मरता क्या नहीं करता, हमें लड़ना चाहिए, लड़ने से हारना नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस देश का है, जिसको, जो पूरी दुनिया को गौरवान्वित करता है, तब तक संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, गरीबों को और बिहार के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, दलितों को, EBC के वोटर्स को वंचित नहीं कर सकता। लड़ाई लड़नी होगी, वो अंतिम निर्णय है, सदन में कोई सुनने वाला नहीं, सड़क पर लाठी चलती है, तो एक ही रास्ता है ना, सर्वोच्च न्यायालय। हमें उम्मीद और विश्वास। तो फिर ये कितना सही है कि आप संसद में, अब देखिए आज खत्म हो गई बहस, आप कल से SIR करेंगे। जब सर्वोच्च न्यायालय में ही चर्चा तय होना है, तो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट संविधान बनाता है ना, संविधान की रक्षा पर और अब व्याख्या तो सर, जब तक सर्वोच्च न्यायालय में है, संसद में कैसे चर्चा हो सकती है नहीं, सर? कौन कह दिया आपको?
सर संवैधानिक चर्चा नहीं कर सकते जब पूरा तक एकदम संविधान बनाता कौन है? हम तो संवैधानिक चर्चा पूरा कर सकते हैं, हम व्याख्या कर तो सकते अब हैं। कल से फिर आप ये कहेंगे एसआईआर पे चर्चा होगी? लड़ाई होगी, एकदम होगी। ऑपरेशन सिंदूर पे आप सेटिस्फाइड हैं? जी। अब आगे ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो गई, अब एसआईआर पे हो। भैया ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा ये हुई कि पॉलिटिकलाइज मत करो, तुम्हारे पास विल पावर नहीं है, सेना का इस्तेमाल ना करो, और जो पाकिस्तान को ताकत देता है उसको मिटा दो। ठीक? अब सब बैक टू बिहार। और गलत काम ना करो, हमारे सॉवरन को खत्म मत करो। सर एनडीए, एनडीए में नीतीश कुमार है, एनडीए में मांझी भी हैं, चिराग पासवान है, एक फैक्टर जो अपने आप को हनुमान बताते हैं, और अमित शाह। वो बदलते रहते हैं। तो अब ये पिछली बार चिराग पासवान ने वोट काटे हैं सर। उनको भगा दिया, कभी उनके फोटो को पिताजी के फेंक दिया, कभी अम्बेडकर के फोटो को फेंक दिया, घर से निकाल दिया। आप मानते हैं चिराग पासवान इज नो फैक्टर? बीजेपी थूक फेंक के चाटते रहते हैं, उनकी आदत है। नहीं बट वो शिंदे है, रेड्डी है, चौटाला है, बाला साहब ठाकरे और बादल जी बीजेपी को सबसे ऊपर किया, उसी का बीजेपी नहीं हुआ। बीजेपी नीतीश को 10 बार गरिया चुकी है, और इस बार नीतीश को फिनिश करेंगे। मांझी और राम चिराग का झगड़ा लगा के रखते हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा से बुलवा रहे हैं। तू भी बोलो। तो आपको लगता है नीतीश अब कुछ और प्लानिंग में है? नीतीश कुमार भैया आप एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी के कंधों पर बंदूक बीजेपी छोड़ती है। नीतीश कुमार जी को गाली कौन दिलवा रहा है? चिराग जी जो बोल रहे हैं कि ऐसी सरकार, अब फिर दूसरे दिन बदल जाते हैं, तीसरे दिन कुछ बोल देते हैं, कभी कहते हैं 243। तो सर ये तो नीतीश कुमार को भी दिख रहा होगा ना भैया, पिछली बार भी दिखा वोट कटे। नीतीश कुमार जी अस्थिर राजनीति करने वाले, सब दिखता है, पर चुप तो नहीं बैठेंगे वो। उनसे बीजेपी किनसे? नीतीश कुमार चुप थोड़ी बैठे। नीतीश कुमार चुप अस्थिर हैं तो समझिए उनका दिमाग चल रहा है। तो अब आगे की क्या, आप क्योंकि लंबे समय जानते मुझको नहीं हैं पता, मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं, पर सर राजनीति तो डिकोड नीतीश करेंगे। कुमार चुनाव के बाद यदि उनको मुख्यमंत्री, देखो एक बात समझो, ये नीतीश कुमार को मिटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, अभी भी देख लेना आप। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी से भी बड़ा व्यक्तित्व है नीतीश कुमार राजनीति में? नीतीश कुमार का परसेप्शन बड़ा है व्यक्तिगत। अगर जेएमएम साथ आ जाती है बीजेपी के तो कोई फर्क आएगा सर बिहार चुनाव से पहले? कल्पना फैक्टर लगातार बीजेपी संपर्क में है, 2 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, कोई क्या फर्क आ? ये आप जान गए? जी सर, टॉप सोर्सेस। अगर आती है, फर्ज कर लेते हैं अगर जेएमएम आती है बीजेपी के साथ बिहार चुनाव से पहले, तो बिहार में कितना इम्पैक्ट है? मैं एक बात बोलूं, सुसाइडल लोग, और मुझे नहीं लगता कि मैं जितना हेमंत जी को जानता हूं, कोई और मुद्दा हो तो मुझको नहीं पता। फाइनेंशियल क्राइसिस तो मुद्दा नहीं है सर? मुझको नहीं लगता। बीजेपी के पास 5-5 सीएम है, कल बीजेपी अकेले लड़ेगी, और हेमंत बाबू संथाल कई ग्रुप हैं, क्या कल माइनॉरिटीज फिर हेमंत बाबू को वोट देगा? 17% माइनॉरिटीज, और बीजेपी क्या हेमंत बाबू को छोड़ेंगे? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। और सर अब आते हैं इंडिया गठबंधन पे, टिकट की लड़ाई आपने देखा क्या हुआ दिल्ली में? भैया पहले एनडीए पर आ जाओ ना, कितनी लड़ाई हो रही है। मैं तो पूछा आपसे, हो रही है? दिल्ली में क्या लड़ाई हो रही है? दिल्ली में तो कोई लड़ाई नहीं। सर दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को बाहर करने के लिए बीजेपी को जिता दिया सर। सवाल नहीं उठता। अखिलेश जी से भी वो बात नहीं रही जो पहले थी। कांग्रेस अपने एकदम है, वो 2 लड़कों की जोड़ी नहीं रही। नहीं, लड़के नहीं है ये लोग लीडर हैं, लड़के नहीं है। मैं तो सिर्फ बिहार के अच्छे की बात कर रही हूँ। एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपको सीएम बना दिया जाए, क्या बदलेंगे? 4 चीजें। एक बात बताओ, पप्पू यादव कभी मिनिस्टर और कुछ नहीं बना, हर घर तक 50,000 से 2 लाख रुपया मदद करते हैं कि नहीं पप्पू यादव? कोई ऐसा आदमी है नहीं मदद। मेरे पीछे सेवा आश्रम है, जो 400 आदमी अभी भी है, सबकी इलाज होती है कि
मैं जात पात नहीं करता हूँ, मर जाऊंगा नहीं करूंगा इस जन्म में, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। चुनाव जीतने के लिए किसी विचारधारा को नीचे नहीं करूंगा, ना किसी जात के अधिकार को खत्म करूंगा। जो जिसका रेस्पेक्ट है वो होके रहेगा। आप इसको जानो। तो पैसा हर जगह जाता हूँ कि नहीं? कोरोना आया, पूरी दुनिया की मदद की है कि नहीं? बाढ़ आया, 11 दिन सोए रहे, जगे रहे कि नहीं? 22 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, जस्टिस के लिए लड़ते हैं। तो जो पप्पू यादव हवा के पहले और एम्बुलेंस के पहले जाता और सारे अपराधी और माफिया को चैलेंज करता हो, मेडिकल सिस्टम को चैलेंज। सर आपने तो विश्नोई साहब को चैलेंज कर दिया, क्या मुद्दा था सर? विश्नोई साहब, कोई भी लॉरेंस बिश्नोई को आपने कहा कि मुझे सिर्फ छूट दे दी जाए, मैं कर दूंगा कोई भी सर। अपराधी हो उसको मिटा देना चाहिए। लेकिन फिर बाद में आपने अपना बयान बदला। नहीं, कोई बयान हम नहीं बदलते। आप अभी भी मानते हैं कि अगर आपको छूट दी जाए तो आप खत्म कर देंगे? कोई भी अपराधी, मैं किसी को नहीं मानता सर। लॉरेंस सर, कोई जमीन माफिया, कोई नेता हो, इन्वॉल्व हो, मैं नहीं मानता। मैं आपको पहले कहा कि नेताओं के कारण ये सारे अपराध बढ़ते हैं, नेताओं उसके हिस्सेदार हैं। अच्छा, मतलब कानून अनुमति देगा तो आप खत्म करेंगे? भैया आप हमको बताओ ना, मेरे यहाँ डॉक्टर्स कभी लूटने की प्रवृत्ति रखा था? 23 घंटा बिजली हम 91 में देते थे पूर्णिया को, मेरी विकास प्राथमिकता है। तो जो पप्पू यादव कोरोना में दुनिया के साथ, हर भूज में दुनिया के साथ, बिहारी पर हमला हो तो सबसे पहले गुजरात हम जाए, भूकंप आए तो सबसे पहले जाए, उत्तराखंड में बाढ़ आए तो सबसे पहले पप्पू यादव। तो ये तो आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप ये सब सर मैंने क्या सेवा में रहेंगे? मैंने क्या कहा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दुनिया बदल जाएगी। विल पावर होना चाहिए, कैपेबिलिटी सही होनी चाहिए। तो पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे के लिए आप सीएम रहे तो आपकी पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग होगी कि आप बिहार की जनता के हर दुख सुख में साथ होंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रही हूँ। पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं इसको समझिए। मैं कह रहा हूं कि यदि मैं सारे अपराधी के खिलाफ मिनट टू मिनट लड़ता हूं, और मेरे लोकसभा के स्पीच को देख लो कि मैं हर दिन कॉमन लोगों की बात करता हूं कि मैं कोई और बात करता हूं। जब लोकसभा में कॉमन और डेवलपमेंट इश्यूज के अलावे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मेरी लड़ाई, मेरी बातें इस इशू पर होती है। मेरी लड़ाई बिहारियों पर होती है, मेरी लड़ाई किसानों पर होती है। इसीलिए तो तेजस्वी यादव इनसिक्योर रहते हैं कि आप जमीनी नेता हैं। किसी को किसी से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं तो सर, आपने मुझसे पूछा तो जब मैं मुख्यमंत्री और बिना किसी पद के दुनिया के लिए खड़ा हो सकता हूं, तो जब कभी जनता के द्वारा मौका मिलेगी, 3 महीना काफी है। 3 महीने में बिहार कम से कम एक भी पदाधिकारी और नेता करप्शन नहीं करेंगे। करप्शन पे लगाम, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त। 3 महीना लॉ एंड ऑर्डर तो आप क्या ही रहे? लॉ एंड ऑर्डर तो 1 महीना। तो अगर पप्पू यादव को मुख्यमंत्री का मौका मिलता है, करप्शन 1 महीना, मेडिकल 1 साल, एजुकेशन 1 साल, दुरुस्त। वर्ल्ड का नंबर 1। कोई प्राइवेट जाने की सोचेगा नहीं, जैसे एम्स है ना, एम्स से ऊपर। सर वो बहुत पैसा चाहिए उसके लिए, फिर आपको केंद्र के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। मैं आपके कहा, आप भ्रष्टाचार को मिटा दीजिए, पैसा सबसे ज्यादा लूटेड तो भ्रष्टाचार। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपने इन रोचक बात कही सर। सीओ, वीडियो, नेता, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री का चारों तरफ रहने वाला दलाल, डीसीएलआर, एडीएम, आप ऊपर से नीचे तक बेमान रोक दे। भ्रष्टाचार पे आप सीधे अटैक। भ्रष्टाचार, अपराध, मेडिकल सिस्टम, कॉमन आदमी के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई फ्री, हार्ट, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लीवर का इलाज फ्री, एक भी जांच। तो सीधा पलायन भी रुकेगा। बिल्कुल, आंख बंद करके। सर एक रोचक बात है, मैं फटाफट से 2-4 नाम लूंगी, आप एक शब्द एक लाइन में जो उनके बारे में कहना चाहें। सर एक लाइन में अगर आप उनकी व्याख्या करें तो राहुल गांधी।
आज के डेट में एक अभाग वैसे सोना भी 24 कैरेट का मिक्सअप करता है, इस व्यक्ति के भीतर कोई मिक्सअप नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव जी आज भी कोमल लोगों के और गरीबों के दिल में रहते हैं। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव विरासत में मिली, उन्हें एक राहुल गांधी की तरह सच बोलने की हिम्मत जुटानी चाहिए और जाति धर्म मजहब से निकलना चाहिए। सर आपने कहा विरासत में मिली, मैंने कहा गद्दी। विरासत में जो मिली उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें 2 बार मौका मिला। वह यदि फ्लैक्चुएट ना करें और राहुल गांधी जी की तरह सच बोलने की हिम्मत हो तो सब कुछ जनता देखती है, जनता करती है। तेज प्रताप यादव जी, तेज प्रताप यादव बस लालू यादव के बेटे हैं। चिराग पासवान तेजस्वी यादव जी भी लालू यादव जी के बेटे हैं, बस इतना ही है। चिराग जी भी रामविलास जी के बेटे हैं। सर नीतीश कुमार परसेप्शन आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं उन्हें एक ईमानदार और अच्छा इंसान मानता हूँ। सम्राट चौधरी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अमित शाह वो बीजेपी के चाणक हैं, वो बीजेपी और मोदी जी के चाणक हैं। पप्पू यादव एक सेवक है, अच्छा इंसान भगवान बना के रखे, असीम कृपा होगी और बेटे की तरह लोगों के परछाई बन के। बेटे का जिक्र आया सर, आपके बेटे को एआईसीसी में भी देखा गया था कुछ समय पहले, जहां हम बैठे हैं वहां पे भी क्रिकेट पिच थी, क्रिकेट खेलते हैं। जी। क्या सोचा सर आपने आगे, राजनीतिक जीवन या कुछ नहीं, कोई उनको और सोचना, करियर? मेरे बेटे को सोचना। राजनीति वो में नहीं। क्रिकेट खोलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं और दिल्ली डेवलप में अभी उनकी 29 लाख रुपया में लगभग उनको लिया गया है। अच्छा। और देश चाहता है कि वो इंडिया खेले। तो उसी तैयारी में आपका अभी कोई इस तरह का इरादा नहीं कि आप वो- राजनीति में लाएं, क्योंकि एआईसीसी में देखा एक चर्चा रहती है। वो खुद आएंगे। वो हेरिटेज है, बहुत लो प्रोफाइल है, कॉमन मैन है, और मेरा बेटा बेटी कॉमन मैन है, यही बहुत है। जब पप्पू यादव राजनीति नहीं करते या राजनीतिक जीवन से अलग हटके जब अकेले कुछ करते हैं तो क्या करते हैं? पिक्चर देखते हैं सर? नहीं, मैं 24 घंटे में 23 घंटा काम करता हूँ। जब समय मिलता है तो मैं वर्ल्ड को पढ़ता हूँ, इकोनॉमी को, हांगकांग को, जापान को, कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या करते हैं। मैं दुनिया को समझने की प्रयास करता गाने सुनते हैं? हूँ। बिल्कुल सुनता हूँ, पुराने गाने? सब गाने सुनता आपके लिए एक समय बहुत आपकी लव लाइफ बहुत चर्चित थी, आपकी शादी बहुत चर्चित थी, हूँ। जी, अभी क्या कहना चाहेंगे? कई बार साथ नहीं देखते तो चर्चा आती है कि ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसे कोरोना के समय या लॉरेंस के समय, कुछ बातें पारिवारिक होती रहती है, ऐसा नहीं होता पर है। वो भी राजनीतिक उसमें रुचि भी रखती हैं, हाँ, करीबी भी हैं बहुत सोनिया जी करीबी की। हैं, बहुत करीबी हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और सबसे अच्छा है कि बहुत अच्छी इंसान भी है, बहुत अच्छी लीडर भी है। सर 2025 का चुनाव सिर पर है, अब आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं बिहार के लिहाज से? किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी के विजन पर हम लोग चलेंगे और कांग्रेस की आइडेंटिटी और उसका रेस्पेक्ट को यदि गठबंधन कमजोर नहीं करेगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि हम लोग मिल करके एनडीए को हराएंगे। एक सवाल बस ये कि आप कांग्रेस की लगातार इतनी तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस है कि सिर्फ हमको पप्पू यादव को टिकट नहीं दे रही सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता, लालू प्रसाद यादव का इशू? हो सकता है। तो क्या ये बात गठबंधन आपको हर्ट नहीं तो करती? गठबंधन धर्म, हाँ, दुख तो होता ही है, दुख कैसे नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या आगे, क्या सर? वो आगे भी हो सकता है? हर्ट तो होते ही है, हर्ट कई बार हुआ है, तकलीफ भी होती है। जनता
एक्सेप्ट नहीं की ना जनता। हम जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा झूठ धूर्तई दुष्टई उतना बड़ा नेता हो जाता है। कोई संघर्ष से मतलब नहीं, विरासत मिलती है नेता हो जाता है लोग। कोई पैसा के बदौलत हो जाता है, ब्लैक मनी के बदौलत, जैसे प्रशांत किशोर जी। तो सर, एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर जी, ये दो फैक्टर क्या नहीं, देखते हैं आप आप एक बात बिहार में? समझिए ना, क्या भैया नौकरी करते थे अमेठी में, नौकरी के बाद चले गए मोदी जी के पास 4 बार सीएम बनने के बाद। वहाँ से भागे तो आगे पिता बना लिए नीतीश जी को, बोले मैं दत्तक पुत्र हूँ, राइट हैंड हूँ। नीतीश जी ने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, इन्होंने कहा मैं विरासत हूँ। वहाँ से भागे नीतीश जी को गरियाते हैं, आज भी कहते बाप। तो जो पिता को गरियावे उससे आप उम्मीद क्या करते हैं? वहाँ से भागे चले गए रेड्डी के पास, रेड्डी के यहाँ से भागे चले गए ममता जी के पास 2 बार सीएम के बाद। वहाँ से भागे गोवा में 3% भी वोट नहीं लाया, 300 करोड़ चले गए, खाट रैली खटिया खड़ा कर दी कांग्रेस का। फिर वहाँ से अमरिंदर के पास गए, उसको मिठाइए दी। वहाँ से उद्धव के पास गए, उद्धव जी ने भगा दिया। आगे अरविंद के पास, अरविंद जिसके बारे में उल्टा पुल्टा ये बके थे, अरविंद के यहाँ से भागे, बोला अब मैं बिहार जा रहा हूँ। 2 करोड़ 4 करोड़ का वेनेटिंग वैन मंगाए, 60 लाख का टेंट, बिरयानी खिला के बोला हम यात्रा कर रहे हैं। और पहले बोला कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हमको एमएलए एमपी बनने नहीं आए, हमको एमएलए नहीं बनना। फिर हो गया एमएलए बनना है। हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो जो गिरगिट की तरह रंग बदले। और वो कह रहे हैं कि मैं एजुकेशन सिस्टम बदल दूंगा, भैया 40 मुस्लिम चेहरों को टिकट दूंगा। मुझको समझे ना, तो 40 ये सब बात जो बोल रहे हैं, 40 मुस्लिम को टिकट देंगे, पैसा कहाँ से आता है? अब उनका, और आपने लाठी कब खा, आपने क्या किया आज तक? अब 6 महीने में, साल भर में आप क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना? और जो 40 साल से संघर्ष करते हैं उसका, वो जो उसका विरासत नहीं है, जिसके पास ब्लैक मनी नहीं है, जिसको झूठ नहीं आता है, हैं? ये दोनों तीनों गठबंधन से जो अपराधी माफिया भागेगा वो उधर चला जाएगा। सर, सड़क, जेल, संसद, मेहनत, बहुत कुछ हुआ। कोई एक ऐसी सीख, कभी ऐसा कोई बड़ा धोखा, क्या लगता है आपको राजनीति क्या है और क्या सीख है? राजनीति अब सुचित्रता की चीज नहीं है, गंदी चीज है। राजनीति हमारे जैसे लोग को बहुत दिक्कत होती है। सच बोलने वाले के लिए राजनीति नहीं है। जात पात नहीं करोगे तो आपको लोग वोट नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो इन लोगों को मुखिया में भी वोट नहीं देंगे, मुखिया का चुनाव हार जाएंगे। ये बड़ा विचित्र है भैया। पर आप तो पैसे, राजनीति में ही हैं और मार्केटिंग, आगे राजनीति में ही रहेंगे। पैसे, मार्केटिंग, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, चश्मा गोला गायब, पूरा का पूरा फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इसी सब चीज़ों से आवाज़ करते रहो। राजनीति में जो नफरत पैदा नहीं करेगा, जो नहीं बांटेगा, जो जात पात नहीं करेगा, उसके लिए कष्ट है। भैया हमको कहाँ दिया? हम कोरोना में पूरी दुनिया की सेवा करते रहे, हमको हरा दिया। पटना के बाढ़ में 11 दिन सोए नहीं, हमको हरा दिया। हर दिन हर घर पे जाते हैं, हमको कहाँ एक्सेप्ट किया? कहाँ कहता है कि पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? तो राजनीति बहुत पैसेंस की चीज़ है। और वर्तमान राजनीति इस देश की नफरत की आग में चली गई है, जाति धर्म के आग में चली गई है। कष्ट तो होता ही है। और दल भी जब फेयर ना रहे, नेता का प्यार में कमी हो, तो बहुत दिक्कत हो। आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम चलाने वाला नेता आगे बढ़ता है, सिस्टम से टकराने वाला नेता आगे नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ता। सिस्टम से समझौता करने वाला नेता आगे बढ़ता। सिस्टम से टकराने और विद्रोही कभी नहीं। भगवान हम हो जाएंगे, मरने के बाद हम भगवान हो जाएंगे, इंसान भी हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में जनता कितना दूर हमको ले जाएगी कहना मुश्किल है। और क्या सच बोलने वाले को पार्टी और नेता का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, ये भी कहना हमको नहीं लगता कि सच बोलने वाले और विद्रोही आदमी को सिस्टम, पार्टी का सिस्टम भी आगे नहीं बढ़ने देता है ना। दिक्कत तो है। कांग्रेस में राहुल जी और प्रियंका जी का पूरा सम्मान स्नेह हमें मिलता है, लेकिन टिकट नहीं मिलती। लेकिन जरूरी नहीं है जो कांग्रेस में सिस्टम में बैठे हैं वो हमको बढ़ने दें।
या हमको सपोर्ट करें। राहुल गांधी का सपोर्ट है, प्रियंका जी बहुत सम्मान करती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत तो है। और एक और आखिरी सवाल, चर्चा तो आपसे बहुत लंबी होनी है, सवाल ये कि भाषा का एक विवाद बहुत रहता है। गलत है। नहीं पर सर, अगर महाराष्ट्र में परसेप्शन किसी गलत है। बिहारी को पकड़ के बोले बिल्कुल, हम महाराष्ट्र, सब दिन लड़े हैं। इसके खिलाफ गुजरात में हम पर बम चलाने की कोशिश भी ना, जब बिहारी को पीटा जा रहा था, मणिपुर में भी, अभी असम में पीटा जा रहा है, गुजरात में, अभी बम्बई में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो फ्रीडम कौन दे रहा है, बैकअप कौन दे रहा है? राज ठाकरे आए कहाँ से? नहीं चलेगा, संविधान के रहते कुछ भी नहीं चलेगा, ना चलने देंगे, मरना पसंद करेंगे। मराठा बिहारी, मराठी बिहारी भाई भाई, हम मराठियों का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन मराठी जितनी संस्था है, जरूरत पड़ेगी तो बिहार में बंद कर देंगे। तो ये थे पप्पू यादव, जिनसे हर मुद्दे पर चर्चा की और उन मुद्दों पर भी की जो शायद अक्सर वो उन बातों को, उन पहलुओं को नहीं छूते होंगे। आज इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी जल्द किसी और बहुचर्चित चेहरे के साथ। नमस्कार।